राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले हमने पढ़ लिया था मनोविज्ञान का विकास, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, परंतु रीट में और फर्स्ट ग्रेड में जहाँ जहाँ पर भी साइकोलॉजी के हमारे टॉपिक्स लगते हैं उनके लिए साइकोलॉजी की क्लासेस परफेक्ट रहेगी। तो आप सभी मित्र क्लासेस आराम से देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के विकास में देखा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विकास माना गया, आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। उसके पश्चात मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान और उसके पश्चात व्यवहारवाद का विज्ञान 19वीं सदी में इसको माना गया था। इस प्रकार व्यवहारवाद का विकास चला था और आज 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के रूप में ही जाना जाता है। तो आज हम इसके कुछ संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज रहेगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला संप्रदाय हमारा जो है वो है संरचनात्मक संप्रदाय, जिसको कि अस्तित्ववाद भी कहते हैं। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1892 में। संरचनावाद की स्थापना कब हुई थी? आपके 1892 में। और इसको सबसे प्रथम और प्राचीन संप्रदाय या स्कूल माना जाता है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो था मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाना। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि 1879 ईस्वी में सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिंग, जर्मनी में। और किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है। और किसने की थी? विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट, टिचनर, जो कि टिचनर और विलियम वुंट थी। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि टीचर वुंट की संरचना, टीचर वुंट की संरचना। और इसके मनोविज्ञान के मुख्य विषय वस्तु किसको बताया गया था? इसमें चेतना को। संरचनावाद में मनोविज्ञान के मुख्य वस्तु किसको बताया गया था? चेतना को। आपको ध्यान रखना है। और इसमें चेतना के 3 तत्व बताए गए थे। संरचनावाद में चेतना के कितने तत्व बताए गए थे? 3 तत्व बताए गए थे। संवेदना, भाव, प्रतिबिंब या प्रतीक। याद रहेगा। अगला है कि इसमें अंतः निरीक्षण विधि पर बल दिया गया। संरचनावाद में कौन सी विधि पर बल दिया गया था? अंतः निरीक्षण विधि पर। अंतः निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि अपने खुद का अवलोकन स्वयं के द्वारा किया जाना, स्वयं का अवलोकन स्वयं के द्वारा किया जाना, ये होती है अंतः निरीक्षण विधि। ये जब हम विधियां पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अगला है हमारा प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1894 ईस्वी में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई थी। और इसके अनौपचारिक संस्थापक थे विलियम जेम्स प्रथम। ठीक है। और इसका जो विकास किया था वो जॉन डीवी, एंजिल, थॉर्नडाइक आदि ने इसका विकास किया था, यानी कि इसके ऊपर आगे कार्य किया था। और इसने अंतः निरीक्षण विधि पर बल दिया था। प्रकार्यवाद ने कौन सी विधि पर बल दिया था? आपके अंतः निरीक्षण विधि पर प्रकार्यवादियों ने बल दिया था। और इसमें चेतना के स्थान पर मानसिक प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया गया था। अगला है हमारा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसकी अवधारणा किसने दी थी? आपके जेबी वॉटसन ने। वैसे मूल रूप से इसकी अवधारणा दी थी बीएफ स्किनर ने, लेकिन इसका आगे विकास किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। और आज वॉटसन को ही व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। मूल व्यवहारवादी आपके थे बीएफ स्किनर। इसमें देखिए, सबसे पहले वॉटसन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये आया था 19वीं सदी में। व्यवहारवाद कब आया था? 19वीं सदी में। और वॉटसन की एक बुक आई थी व्यवहारवाद। वॉटसन की बुक का क्या नाम था? व्यवहारवाद। और इस बुक में इन्होंने अल्बर्ट नामक बालक पर एक प्रयोग किया था। और इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि तुम मुझे जो बालक दे दो, मैं उसको वो बना दूंगा जो तुम बनाना उसे चाहते हो। यानी कि व्यवहार के आधार पर, उसके परिवेश के आधार पर बच्चा वो बन जाएगा जो हम उसे बनाना चाहते हैं। कि जैसे परिवेश में वो रहेगा, चोर, डाकू, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आप जैसा उसको बनाना चाहोगे, अच्छा बुरा, वो वैसा बन जाएगा। यानी कि टोटली रूप से इन्होंने पूर्ण रूपेण से व्यवहारवाद को, व्यवहार पर बल दिया था। और इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा भी इन्होंने ही दिलाया था। किसने दिलवाया था? व्यवहारवादियों ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया था। और इन्होंने अंतः निरीक्षण विधि और चेतना का विरोध किया था। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, संरचनावाद और प्रकार्यवाद में चेतना पर और अंतः निरीक्षण विधि पर बल दिया था, लेकिन व्यवहारवादियों ने अंतः निरीक्षण विधि और चेतना को
का विरोध किया था। इन्होंने किस पर बल दिया था? इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया पर बल दिया था, एसआर थ्योरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एसआर थ्योरी मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उद्दीपक क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्या होता है। विस्तार से हम आगे जब हमारी दूसरी यूनिट पढ़ेंगे अधिगम वाली, तो वहाँ पर हम विस्तार से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम आगे विस्तार से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, बहुत सारी गाइड मिलेगी, अनर्गल बातें मिलेगी, जहाँ पे आप फंस के रह जाओगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सटीक बात बताऊँ, जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक की चीज़ें होगी, हम वही यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास बच्चों ना तो डिजिटल बोर्ड है, ना कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण सी बातें जानती हूँ। कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई की और मैंने अपना सेकंड ग्रेड क्लियर किया, एक कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर किया है, उस आधार पर जो जो मैंने अनुभव किया या जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन जो जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि मेरी एक लंबी तैयारी रही है मित्रों, 10 साल के करीब मेरी लंबी तैयारी रही है, तो मुझे अनुभव काफ़ी हुआ है। और मैंने विश्लेषण किया है कि किस प्रकार से हम कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, वो भी आज के इस दौर में जहाँ पर ऑनलाइन कोचिंगों की भरमार है, ऑफलाइन कोचिंगों की भरमार है। हर कोई कोचिंग के पीछे पड़ा रहता है, लाइब्रेरीज़ के पीछे पड़ा रहता है, इस डिजिटल दुनिया के पीछे पड़ा रहता है, मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से अपनी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, तो हम चाहे जो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ही है कि मैं यहाँ पर जिन चीज़ों का मैंने अभाव देखा है और जिन अभावों की वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का सामना हुआ है, क्योंकि कुछ समझ भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे जितना अनुभव हो पाया, मैं चाहती हूँ कि मेरे उस अनुभव का मैं अपने दूसरे मित्र विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा हो जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए आगे हम बात करें तो उद्दीपक अनुक्रिया की, एसआर यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा संप्रदाय आता है गेस्टाल्टवाद, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। गेस्टाल्टवाद जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समाग्रकृति, ठीक है। यानी कि इसको एक बच्चे को कहा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि कहते हैं कि एक बच्चा जब किसी वस्तु को देखता है तो उसका पूरा प्रत्यक्षीकरण करेगा, यानी कि वो पूरी संपूर्ण वस्तु को देखेगा। जैसे एग्जाम्पल में बताओ, अगर कोई बच्चा साइकिल को देखता है तो पूरी साइकिल को एक साथ देखता है, उसके दिमाग में पूरी साइकिल की एक कल्पना आती है, ना कि उसका दिमाग जो है एक एक उसके अंश पे जाएगा, ये पेडल है, ये हैंडल है, या ये इसका घंटी है, इस प्रकार से नहीं, वो पूरी उसके एक समग्र आकृति को देखेगा। तो इसी समग्र आकृति पे ही किसने जोड़ दिया था? आपके गेस्टाल्टवादियों ने जोड़ दिया था। और इसके जो मूल रूप से प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर थे। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर, और इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है आपके, कोहलर, कोफका, कुर्तलेविन, जिसमें कोहलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहलर ने एक चिंपांजी नामक वनमानुष पर अपना प्रयोग भी किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे अधिगम वाली यूनिट में। इन तीनों ने इसका आगे विकास किया था गेस्टाल्टवाद का। इसमें पूर्ण से अंश पर बल दिया गया है, प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल दिया है, और इसमें सीखना, चिंतन, तर्क ऐसी प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है। अगला है हमारा संज्ञानवाद, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। संज्ञानवाद का जनक या पिता किसको कहा जाता है? आपके जीन पियाजे को संज्ञानवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत काम किया संज्ञानवाद पे। इसको निर्मितवाद भी कहते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जो है अपना स्वयं ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। इस पर हम विस्तार से चर्चा आगे कर लेंगे। अगला देखिए, संज्ञानवाद का पिता जीन पियाजे को कहा जाता है। संज्ञानवादियों ने मन की तुलना किससे की है? आपके कंप्यूटर से की है, क्योंकि जो बच्चे का मन होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, वो कंप्यूटर के समान तेज होता है, ठीक है। अगला है, इन्होंने व्यवहारवादियों का विरोध किया था, क्योंकि हर अपना अपना अलग संप्रदाय, किसके जो पिछला संप्रदाय था उसी के विरोध में अपना एक अगला संप्रदाय इन्होंने दिया है। आगे है हमारा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद 1900 ईस्वी सदी में सिगमंड फ्राइड ने दिया। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, जो कि आपके वियना ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने 1900 ईस्वी में अपना मनोविश्लेषणवाद दिया था। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, ठीक है, जिसको ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन 3 चीज़ों में इनको बांटा था मनोविश्लेषणवाद को।
तो ये हमारा आज की क्लास थी। हम इससे आगे की क्लास कल पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थी सरिता दीदी के क्लासेस से जुड़े रहें और अपना जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करें और आप अपनी पुस्तकें पढ़ते रहें, अपना बेसिक जो है वो क्लियर करते रहें। और एक दिन मैं विद्यार्थियों कहना चाहूँगी कि अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आपने किस प्रकार से कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, आपने किस रणनीति से पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, तो उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं बहुत जल्दी आपको इस पर एक वीडियो बना कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ हाउसवाइफ हूँ और मैं कामकाजी महिला भी हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई का मैनेजमेंट करा, कौन कौन से मैंने पुस्तकें पढ़ी, किस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई को क्लियर किया है, किस प्रकार से मेरा 2nd ग्रेड क्लियर हुआ है, किस प्रकार से मैंने संघर्ष किया है। तो आप विद्यार्थियों को भी मुझसे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलेगा और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा सीखने और सिखाने का सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप सब क्लासेस देखते रहें और कमेंट कीजिए। जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हम उसी टॉपिक पे क्लास देने की कोशिश करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी व्याकरण की क्लासेस दीजिए, क्योंकि पहले व्याकरण की क्लासेस मैंने डाली हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण की क्लासेस दे सकते हैं। और इससे पहले मनोविज्ञान की 3 क्लासेज आ चुकी है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप आराम से प्लेलिस्ट पर जाएँ और अवलोकन कीजिए। और क्लासेस अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर देखते रहिए। और मैंने एक नई सीरीज भी शुरू करने वाली हूँ मैं बहुत जल्द, जिसका हमारी उस सीरीज का नाम रहेगा बूंद में समुद्र। तो बताना साथियों कि ये नाम आपको कैसा लग रहा है, मेरा हेडिंग बूंद में समुद्र। यकीन मानिए बहुत ही शानदार वो हमारी सीरीज़ रहने वाली है। मैं उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। बहुत जल्द उस पर भी एक क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो रीट है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, जिनके भी मनोविज्ञान लगता है या जो भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी। आज आपको खुद को निर्णय लेना होगा कि सरिता दीदी की मेहनत लाइक करने लायक है या नहीं है। तो मित्रों, धन्यवाद आप सभी का।